बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मार्केट में हमें पैनिक देखने को मिला। निफ्टी करीब 260 पॉइंट्स डाउन रहा काफ़ी दिनों के बाद, और ये पैनिक लगभग सभी सेक्टर्स में हमें देखने को मिला। तो पिछले दिनों जो मार्केट में इतनी तेजी आई थी, क्या उस तेजी ने इन्वेस्टर्स को फंसाया और क्या अब मार्केट्स यहां से और ज़्यादा गिरेंगे? आइए मेरे साथ डेटा के साथ डिकोड करते हैं। आइए सबसे पहले समझते हैं कि आज मार्केट में इतना पैनिक हमें क्यों देखने को मिला। तो कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था कि किस तरीके से यूएसए की जो रेटिंग है, गवर्नमेंट की रेटिंग है, उसे मूडीज़ ने डाउनग्रेड कर दिया और उसके क्या इम्पैक्ट थे। हमने कल डिटेल में इसके बारे में बात किया है और आज आइए इस वीडियो में क्विकली समझते हैं उसका क्या इम्पैक्ट रहा। तो यूएस रेटिंग को मूडीज ने डाउनग्रेड कर दिया है AAA से AA1। तो AAA सेफेस्ट रेटिंग होती है, सबसे ज़्यादा रेटिंग होती है। किसी भी बॉन्ड की रेटिंग अगर AAA है तो वो फिक्स डिपॉजिट की तरह उसे सेफ माना जाता है, और वहाँ पर इसने एक लेवल उसे डाउन कर दिया। अब दुनिया में 3 ही रेटिंग एजेंसीज हैं जो पूरे दुनिया के बॉन्ड्स को, गवर्नमेंट्स को और किसी भी जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसको रेट करती हैं। तो उसमें आता है मूडी, फिच एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर। तो स्टैंडर्ड एंड पुअर और फिच ने पहले ही यूएसए को डाउनग्रेड कर दिया काफ़ी सालों के बाद, लेकिन मूडीज़ ने नहीं किया। तो अगर आप देखिए तो मूडीज 1915 के बाद से अगर आप देखें, पहली बार उन्होंने यूएसए को डाउनग्रेड किया है। अब ये पैनिक की वजह इसलिए है क्योंकि अभी तक लोग ये सोचते थे कि 3 में से कम एक रेटिंग एजेंसीज तो ऐसी है जिसने अभी तक यूएसए को डाउनग्रेड नहीं किया, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि तीनों ने यूएसए की रेटिंग को डाउन किया है, और इसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। कैसे, आइए थोड़ा हम समझते हैं। तो पहली बात तो ये कि रेटिंग में डाउनग्रेड क्यों किया गया, क्योंकि यूएसए का जो कर्जा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आप देखिए कि उनका डेट अभी $35 ट्रिलियन है। दोस्तों, ये इतनी बड़ी रकम है जिसको शायद हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, और उनकी जीडीपी का साइज 29 ट्रिलियन है। तो जब तक जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो 100% से नीचे रहता है, तब तक थोड़ा जो है एक होप रहती है कि ठीक है, सूनर और लेटर ये कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन अब ये अनकंट्रोल्ड हो गया है। तो डेट टू जीडीपी रेशियो 1984 में यूएसए का 35% था, और अब ये बढ़कर 122% हो गया है। और अगर आप 2025 में देखेंगे तो वो दिन पर दिन हर घंटे उनका डेट बढ़ रहा है। बाय द वे, हमारे इंडिया का भी डेट टू जीडीपी रेशियो कोई बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर भी कुछ चिंता के संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्यों ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव है? क्योंकि इसकी वजह से यूएसए में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ जाएंगे और बोरोइंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, रिसेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये सारा कुछ अगर आपको डिटेल में समझना है तो कल के वीडियो को रेफर करिए, उसमें हमने डिटेल में इस सारी चीज़ को समझाया है। इसके साथ एक और नेगेटिव न्यूज़ कल आती है, और वो है IIP का नंबर, और वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो अभी कुछ दिन पहले जीडीपी के एस्टिमेट्स आए थे और कहा गया था कि हम अगले साल 6.5 की रफ्तार से ग्रो करेंगे, और क्वार्टर बाई क्वार्टर एस्टिमेट्स भी आए थे। और अब IIP के नंबर आए हैं, यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। वहाँ पर हमें थोड़ा सा निराशा देखने को मिल रही है, और यहाँ पे Q4 में हमें 3.6% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि सेकेंड लोएस्ट है पिछले 8 क्वार्टर्स में। 2 साल के सेकेंड लोएस्ट नंबर है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे जीडीपी के नंबर अच्छे आएंगे, दूसरी तरफ आपका IIP का नंबर डाउन आ रहा है। तो ये स्टेट ऑफ इकोनॉमी को बता रहा है। तो ड्रॉप इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड वीक इन्वेस्टमेंट की वजह से ऐसा हुआ है। सरकार ने पिछले बजट में जो इन्वेस्टमेंट्स की को
जो है काफ़ी थोड़ा मॉडरेट किया था, उसका इम्पैक्ट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। अब इसकी वजह से क्या है कि जो हमारे जीडीपी का टारगेट है वो भी अब उसमें थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है कि क्या हम ये टारगेट्स मीट कर पाएंगे। तो ओवरऑल इकोनॉमी की वीकनेस दिख रही है, इसको लेकर मार्केट्स थोड़ा चिंतित है। इसके अलावा एक और चिंता की खबर है और वो है कि जो निफ्टी की अर्निंग्स हैं और बॉन्ड यील्ड्स है यूएसए के, उसमें जो गैप है वो एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि जो एफआईआईज होते हैं वो हमेशा देखते हैं कि हमें यूएसए में बॉन्ड्स में पैसा रखने से फ़ायदा है या इमर्जिंग मार्केट के इक्विटी में रखने से फ़ायदा है। तो इसलिए वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स और हमारे यहाँ की अर्निंग्स में डीप कोरिलेशन है। और यहाँ पर आप देखिए कि अब वो जो एक एज था वो लूज होता हुआ हमें दिख रहा है। तो निफ्टी की जो अर्निंग यील्ड है, यानी कि निफ्टी की कंपनीज कितना प्रॉफिट कमा रही हैं, अगर वो आप सभी इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो उसे यील्ड इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। तो वहाँ पे यील्ड में ड्रॉप हुआ है, यानी कि कंपनीज ने कम अर्न किया है। दूसरी तरफ जो 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं यूएसए के, जो बॉन्ड्स होते हैं वो 10 साल 20 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं। तो 10 ईयर्स का ट्रेजरी यील्ड जो है बॉन्ड का वो 27 बेसिस पॉइंट्स राइज किया है। तो बेसिकली निफ्टी की अर्निंग्स कम हो रही है, वहाँ के बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रहे हैं, तो ये गैप बढ़ता जा रहा है और इसका जो स्प्रेड है वो 18 बेसिस पॉइंट डाउन हुआ। ये लोएस्ट है अप्रैल 2004 के लिए। अब अगर आप इन फिगर्स में देखेंगे तो ये छोटी मोटी रकम है, लेकिन दोस्तों जहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो ये रिटर्न्स काफ़ी मीनिंगफुल हो जाते हैं। और अगर हम पिछले देखें, पिछले अगर 2021 में जाएं, सेकेंड हाफ में, 22 के फर्स्ट हाफ में सिमिलर सिचुएशन थी। ये जो गैप था तो एफआईआईज का जो एज है वो कम होता जा रहा था, ऐसा हमने 21-22 में भी देखा था। और उसका इम्पैक्ट मार्केट्स में क्या हुआ वो मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड हाफ में 19 अक्टूबर के बाद मार्केट गिरता है। कोई मार्केट में मेजर फंडामेंटल शिफ्ट नहीं हुए थे, कोई कंपनी इकॉनमी के परफॉर्मेंस में मेजर चेंजेस नहीं हुए थे, लेकिन इस वजह से ही आप देख सकते हैं कि कितनी गिरावट हमें हुई थी। करीब 15% निफ्टी गिर गया था और ये गिरावट तब तक रही जब तक कि ये स्प्रेड जो है कम नहीं हो गया, रिकवर नहीं कर गया। तो 15% की गिरावट हमें देखने को मिला था। तो आज जो कई लोग पूछ रहे हैं कि अचानक से क्या हो गया, इतनी तेजी थी, अचानक से मार्केट्स क्यों गिर गए, तो ये 3 डेवलपमेंट्स जो हैं उसकी वजह से आज मार्केट्स पैनिक में आ गए। और ये कोई ऐसा शॉकिंग सरप्राइजिंग न्यूज़ नहीं है, ये काफ़ी टाइम से लोगों को पता था जो इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हैं, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन पर आ गया और कंफर्म हो गया कि तीनों प्रॉब्लम्स मार्केट के सामने फिलहाल खड़ी हैं, अगले कई क्वार्टर्स तक खड़ी रह सकती हैं। तो ये तो फंडामेंटल रीजंस रहे, लेकिन आइए थोड़ा समझते हैं कि मार्केट के इंटरनल्स क्या हमें बता रहे हैं, किस तरीके की पोजीशंस बन रही है और आने वाले दिनों में मार्केट्स कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम आज का सेक्टर का परफॉर्मेंस देखते हैं, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं आज के दिन सभी सेक्टर्स रेड में रहे। विक्स में हल्की सी जो है राइज हमें देखने को मिला, सभी सेक्टर्स डाउन रहे। डिफेंस, इसको लेकर काफ़ी चर्चे थे, काफ़ी लोग बुलिश हो गए थे, पिछले दिनों उसमें रैली भी देखने को मिली, पिछले कई महीनों से रैली देखने को मिली। ऑब्वियसली जो सबसे ज़्यादा चढ़ता है वो सबसे ज़्यादा गिरता भी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ऑटो में भी हमें डाउन देखने को मिला, क्योंकि काफ़ी ऑटो पार्ट्स की कंपनीज यूएसए में सप्लाई करती हैं और ये जो रिसेशन की और ये बॉन्ड यील्ड की खबरें आ रही हैं, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स चिंतित हो गए। और इसी तरीके से आप देखिए लगभग सभी सेक्टर्स डाउन रहे। तो ये जो आज की गिरावट थी ये खास इसलिए थी क्योंकि इसमें कोई सिलेक्टिव बाइंग नहीं हुई, अक्रॉस द बोर्ड हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिला। अब आइए एफआईआई की इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको एक खेल समझाया था, एफआईआई कैसा खेल करते हैं। तो पहले वो इक्विटी मार्केट में खरीदते हैं, पिछले दिनों काफ़ी खरीदा,
मार्केट्स को चढ़ाया और उसी दौरान आप देखिए उन्होंने वापस से शॉर्ट्स खोलने शुरू कर दिए। हो सकता है आने वाले दिनों में और चढ़ाएं और अपने शॉर्ट्स को और बढ़ाएंगे, और इसके बाद जब वो पूरी शॉर्ट पोजीशन बना लेंगे तो फिर वो इक्विटी मार्केट में सेल ऑफ करेंगे, मार्केट्स गिरेगा और उनके शॉर्ट्स फिर प्रॉफिट में आएंगे। तो इसलिए अक्सर आप देखेंगे कि फ्यूचर्स मार्केट में और इक्विटी मार्केट में उनकी जो कॉन्फ्लिक्टिंग पोजीशंस रहती है, लेकिन वो दरअसल उनके एक बड़े खेल का हिस्सा होता है। तो यहां पर हमें क्या देख रहे हैं कि उन्होंने पूरे शॉर्ट्स कवर कर लिए और फिर अब वापस से शॉर्ट्स खोलने शुरू कर रहे हैं, शॉर्ट्स बनाने शुरू कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि जब भी वो शॉर्ट्स बनाते हैं तो वो कई दिनों के लिए बनाते हैं। तो आने वाले दिनों में होपफुली हम देख सकते हैं कि उनके शॉर्ट्स और बढ़ते हुए दिखेंगे, भले ही इक्विटी मार्केट्स ऊपर जाते हुए दिखें। अब आइए जरा निफ्टी फ्यूचर के हम प्रीमियम डिस्काउंट को देखते हैं, वहां हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज अगर आप देखिए, पिछले कई दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि निफ्टी के जो फ्यूचर्स हैं उसमें ज़्यादा प्रीमियम नहीं दिख रहा है, प्रीमियम में ड्रॉप देखने को हमें मिल रहा है। और यहाँ पर भी आप देखिए जो इतनी तेज़ी हुई प्रीमियम्स में ड्रॉप देखने को मिला, तो ये हमें इस तेज़ी पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रेज कर रहा था कि जब इतनी तेज़ी है तो यहाँ पर बाइंग होनी चाहिए फ्यूचर्स में और प्रीमियम्स बढ़ने चाहिए। तो ये जो तेज़ी पिछले दिनों हमें देखने को मिली, इसमें आप देखिए दरअसल प्रीमियम्स ड्रॉप रहे, इनफैक्ट यहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा लो देखा। अब यहाँ पर अगर आप देखें गौर से तो यहाँ पे काफ़ी फ्लिप फ्लॉप हो रहा है। यहाँ पे प्रीमियम काफ़ी डाउन हो गए, फिर थोड़ा राइज हुआ, फिर डाउन हो गए, फिर यहाँ पर बढ़ गए। तो आज हमें अच्छा खासा प्रीमियम में राइज देखने को मिला है। तो ये इंडिकेट करता है कि फ्यूचर्स मार्केट में शायद इतनी ज़्यादा बेरिशनेस नहीं है और मार्केट्स यहाँ से शार्पली नहीं गिरेंगे। कम से कम फ्यूचर का डेटा आइसोलेशन में यही बता रहा है। अब आइए जरा ओआई चेंज को देखते हैं कि किस तरीके की पोजीशंस हमें मार्केट में बनती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इतनी तेजी हमें देखने को मिली और मार्केट्स में बुलिश पोजीशंस नहीं बनी, इनफैक्ट कोई ओआई ही ऐड नहीं हुआ। और ऑब्वियसली ये जो पोजीशंस कट हुई हैं ये किसी ना किसी ने शॉर्ट करके रखा होगा, इतनी तेजी में उनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए होंगे तो उन्होंने कट किया होगा। लेकिन चिंता की बात यह है कि इतनी तेजी में यहाँ पर हमें ओआई बढ़ता हुआ दिखना चाहिए। जब आप तेजी हो रही है और आपको ये एक्सपेक्टेड है कि तेजी और भी कंटिन्यू करेगी, तो क्यों लोग लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाएंगे। तो इसलिए ये ट्रेंड हमेशा एक क्वेश्चनेबल ट्रेंड था कि यार ये डेरिवेटिव मार्केट्स में इसको लेकर पोजीशंस क्यों नहीं बन रही हैं। आज के दिन हल्का यहाँ पर ओआई एडिशंस बना और आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये शॉर्ट पोजीशंस को इंडिकेट कर रहा है कि लॉन्ग को कर रहा है। लेकिन अगर आप अगले महीने का डेटा देखेंगे जून का, तो वहाँ पर ज़्यादा पोजीशंस ऐड हुई हैं। तो ऑलरेडी अब ये रोल ओवर होना शुरू हो गया है। तो ये जो पोजीशंस, जो भी शॉर्ट पोजीशंस पिछले दिनों बनी होंगी, वो रोल ओवर होकर नेक्स्ट मंथ्स में जाती हुई दिख रही हैं। अब आइए क्विकली हम ऑप्शंस मार्केट को भी चेक कर लेते हैं कि वो क्या इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम पुट कॉल रेशियो को देखें तो वहां पर क्या दिख रहा है, तो जैसा कि पहले भी मैंने आपको दिखाया कि यहां पर आप देखिए ये निफ्टी का प्राइस हायर हाई बनाया, लेकिन पुट कॉल रेशियो डाउन रहा। तो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये जो ट्रेंड है, ये जो तेजी है, ये क्वेश्चनेबल है और इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते, और वही होता हुआ हमें दिखा। अब आप देखिए जैसे जैसे निफ्टी गिर रहा है वैसे वैसे पुट कॉल रेशियो भी गिर रहा है। ये इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी जो लॉन्ग पोजीशंस ऑप्शंस मार्केट में कट हो रही हैं और इस वक्त ऑप्शंस मार्केट में हमें क्लियर कट बियरिशनेस दिख रही है। तो आइए अब क्विकली हम सब कुछ समराइज करते हैं कि डेटा क्या कह रहा है और उसके बाद हम चार्ट को देखेंगे कि चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पर अगर आप देखिए तो कॉल आईवी में हमें राइज देखने को मिला है, यानी कि कॉल सेलिंग ज्यादा होती हुई दिख रही है। कॉल के आईवीज आज 15.86 पहुंच गए, कल 14.80 था। लगातार आप इसमें ग्रोथ होता हुआ देख रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखिए पुट का जो आईवी है वो मोर और लेस वहीं पर खड़ा हुआ है और ये
ये जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो गैप है ये नैरो हुआ है, तो जो हेजेस थे, हेज बना के लोग रखे थे, उन हेजेस को निकाला गया है। लेकिन ओवरऑल जब भी कॉल और पुट आईवीज दोनों एक साथ थोड़े हायर लेवल पर होती हैं तो ये रिस्क इंडिकेट करता है। पुट कॉल रेशियो को अगर हम देखें तो यहां पर अच्छा खासा आज ड्रॉप देखने को मिला है। आप देखिए पिछले 4 दिनों से लगातार पुट कॉल रेशियो ड्रॉप हो रहा है, 1.11 से 1.01, 1.01 से 0.83 और आज 0.69। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पुट कॉल रेशियो जब भी 70 से नीचे आता है थोड़ा हम इसे एक्सट्रीम मानते हैं, तो ये हमें 1-2 दिन में एक जंप के आसार सजेस्ट कर रहा है। फ्यूचर्स का डेटा भी हमने देखा, वहाँ पर भी प्रीमियम्स में हमें राइज देखने को मिला, तो ये हमें एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म यानी कि मैं 1-2 दिन की बात कर रहा हूँ, इसमें हमें एक रेंज बाउंड या एक बाउंस की पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो इसलिए मैं कल मार्केट खुलते ही मैं शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं थोड़ा हेजिटेट करूंगा। और वहीं पर आप देखिए इस महीने का जो कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर्स का, उसमें ओआई एडिशन ज़्यादा नहीं हुई, ठीक ठाक हुई 5000 करोड़। लेकिन अगले महीने में आप देखिए कल के दिन भी और आज के दिन में काफ़ी रोल ओवर्स हुए हैं, यानी कि यहाँ से पोजीशंस को वहाँ ले जाया गया है। और प्रीमियम, जैसा कि मैं कह रहा था, फ्यूचर्स के प्रीमियम करंट मंथ में जंप और नेक्स्ट मंथ में भी 137 से 199 हो गए तो जंप। तो ये हमें थोड़ा होप दे रहा है कि ऑल इज नॉट बैड। एक होप दे रहा है कि 1-2 दिन में हमें एक जंप आ सकता है। और वहीं आप देखिए लगातार टर्नओवर जबरदस्त है, 1 लाख करोड़ से लगातार टर्नओवर ऊपर चल रहा है। और इस दिन को तो आप देखिए करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास टर्नओवर रहा। हर दिन टर्नओवर अच्छा खासा बन रहा है, लेकिन मार्केट्स ऊपर नहीं जा रहे। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक की डंपिंग चल रही है और स्टॉक को डंप किया जा रहा है। अब जो स्टॉक्स रिटेल खरीद रहा है मोस्ट लाइकली इंस्टीट्यूशन उसको बेच रहा है। तो इसलिए ये थोड़ा एक चिंता की बात है कि ज़्यादा वॉल्यूम होने से मार्केट्स को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन ये क्या, हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं कि मार्केट्स प्रेशर में है। और यहाँ पर आप एडवांस डिक्लाइन भी देख सकते हैं। तो आज के दिन एडवांस डिक्लाइन काफ़ी बुरा रहा, तो 915 स्टॉक्स ही सिर्फ अप रहे और 1974 स्टॉक्स डाउन रहे। अब आइए जरा क्विकली चार्ट पे देख लेते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए अच्छा खासा हमें ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। चार्ट्स में बहुत ज़्यादा बीरिशनेस अगर आप सिर्फ कैंडल्स को देखेंगे नहीं देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट जो मूविंग एवरेज भी अभी तक ब्रीच नहीं हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पे हेल्दी पिक्चर दिख रही है और मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा हूँ कि सडनली बहुत बड़ी गिरावट हो जाएगी। लेकिन जो चिंता की वजह है ना वो ये है, यहाँ पर आप देखिए ये हमारा हाई और ये MACD और ये हमारा हाई, हायर हाई और ये लोअर MACD। तो ये क्लियर कट डाइवर्जेंस हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों डाइवर्जेंस की एक खासियत होती है, ये हमें ये तो बोलता है कि ये ट्रेंड क्वेश्चनेबल है और ये ट्रेंड सस्टेन नहीं करेगा, लेकिन कब गिरावट होगी ये क्लू हमें नहीं देता है। तो इसलिए इन लेवल्स पर बहुत बड़े लेवल पर हमें खरीदारी करने से बचना चाहिए। यहाँ से एक बड़े फॉल की पॉसिबिलिटी है, वो फॉल कब आएगा ये कहना इस वक्त मुश्किल है। और मैं अगले 1-2 दिन में एक बाउंस भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल जो डेटा मैंने आपको दिखाया, जो फंडामेंटल्स आपको दिखाए, उसके हिसाब से ब्लाइंडली बुलिश होना खतरे का एक संकेत होगा। ब्लाइंडली बुलिश अगर होंगे तो उसी तरीके से हमारे पैसे लूज हो सकते हैं। तो ब्लाइंडली बुलिश होने से बचें और उन स्टॉक्स पर ही दाव लगाएं जिनके फंडामेंटल्स अच्छे हैं, जो फेयरली वैल्यूड है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और आपको क्या लगता है, क्या ये तेज़ी ख़त्म हो गई, मार्केट इसके बाद और गिरेंगे? क्या एक बार फिर इन्वेस्टर्स फंस गए इस तेज़ी में खरीदारी करके? अपना व्यू और फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।